नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है गीता पर गदर। जी हां, प्रदेश की बीजेपी सरकार हिंदुत्व की लाइन पर आगे बढ़ती दिख रही है। मोहन सरकार ने अब तय किया है कि हर शहर में बनने वाले गीता भवनों का नाम गीता के अध्यायों पर रखा जाएगा। अब सरकार के इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने तंज कसा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यदुवंशी हैं, गीता भवन से पहले उन्हें सड़क पर बैठी गायों के लिए भवन बनाना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि गीता भवन पर लिया फैसला क्या हिंदुत्व के मुद्दे को और धार देगा? क्यों कांग्रेस इस फैसले पर ऐतराज जता रही है और क्या आने वाले दिनों में हिंदुत्व की पिच पर सियासी जंग और तेज होती दिखेगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी और कांग्रेस में शुरू हुआ वार पलटवार। प्रदेश भर में बरसाना की तर्ज पर गांव बनाने का ऐलान कर चुकी प्रदेश की मोहन सरकार अब हर शहर में गीता भवन बनाएगी। इन भवनों का नाम भगवत गीता के 18 अध्यायों पर आधारित होगा। सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने इसका ऐलान किया है। यूं तो डॉक्टर मोहन यादव ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर ही ये घोषणा कर दी थी कि गीता भवन बनेंगे, लेकिन इनके नाम क्या होंगे, इस पर गुरुवार को तस्वीर साफ हुई। हालांकि ये भवन ट्रिपल मोड पर बनाए जाएंगे या सरकार इसके लिए पैसे देगी, ये अभी तय नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर हर नगरीय पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम के अंदर भगवान ने 18 अध्याय के माध्यम से गीता रूपी जो पवित्र ग्रंथ दिया है वो हमको शिक्षा की प्रेरणा देता है, वो कर्मवाद को सिखाता है। हमारे अलग अलग ग्रंथों से पढ़ने का मौका मिलता है। हर एक स्थान पर गीता भवन बनाए जाएंगे। हमारी सरकार ने तय किया है आपकी बहोरी बंद भी बनाया जाएगा। गीता भवन का पूरा ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। जिलों में बनने वाले गीता भवन में सामाजिक कार्य जैसे शादी ब्याह नहीं होंगे। इनमें वर्कशॉप, सेमिनार, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इधर गीता भवन बनाने के फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस इसे राजनीति के चश्मे से देख रही है। आप यदुवंशी हैं मोहन यादव जी। इस प्रदेश में गौ माता की जो बुरी स्थिति है, कमलनाथ जी ने तो कभी खेती किसानी की नहीं, लेकिन उन्होंने जब गाय का दर्द समझा था तो हर जिले में तमाम सारी गौशालाओं के निर्माण के लिए शासन से पैसा दिया, उनको पालने पोसने का भी पैसा दिया। आज हालत ये है कि सड़कों पे हजारों लाखों की तादाद में गौ माता निराश्रित बैठी है। कोई ट्रक वाला कुचल के जा रहा, कोई क्या है। गीता भवन बनाने के पहले गौ माता के संरक्षण का आश्रम जगह जगह बना दो तो आपको दुआ मिलेगा। इन फैसलों से साफ है कि श्री कृष्ण के भक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पार्टी लाइन को ही आगे बढ़ा रहे हैं, या यूं कहें कि बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे को धार दे रहे हैं, जो अब कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रहा है। क्योंकि इस तरह के फैसलों से बीजेपी जनता के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत करती जा रही है। वहीं कांग्रेस इन फैसलों की काट कैसे करे, इसकी रणनीति उसके पास नजर नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया, कांग्रेस नेता आनंद जैन और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लोया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सज्जन सिंह वर्मा को सुना आपने, कह रहे हैं कमलनाथ किसान नहीं थे, लेकिन गायों का दर्द उन्होंने अपनी 15 माह की सरकार में जाना और गौशालाएं बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। यदुवंशी हैं डॉक्टर मोहन यादव, तो उन्हें पहले गीता भवन से पहले गौशालाएं बनानी चाहिए, गायों के लिए भवन बनाना चाहिए, तो ज़्यादा दुआएं मिलती। देखिए ब्रजेश जी, सज्जन सिंह वर्मा जी तो इस तरह की बातें लगातार बहुत लंबे समय से कर रहे हैं कि ये करना था, ये नहीं किया, परंतु वो कभी अपनी पार्टी से नहीं ये पूछ पाए कि क्या क्या करना था। उसकी सूची फहरिस्त अगर वो उन लोगों को दे देते, वो तो दिग्विजय सिंह की सरकार में भी मंत्री थे और कमलनाथ जी की सरकार में भी मंत्री थे। एक बात और कहना चाहूंगा, कमलनाथ जी ने जितनी गौशालाओं का काम लगाया था, एक पूरी नहीं हुई, एक,
और उनमें से मैं एक उदाहरण स्वरूप आपके समक्ष रखना चाहता हूं। उदयपुरा विधानसभा है जिला रायसेन में, और वहां एक गौशाला बनी है पचामा, जिसके संरक्षक हैं कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रामेश्वर नीखरा जी, और हर हफ्ते दिग्विजय सिंह जी वहां आते हैं और सारे लोग आते हैं। अभी जीतू पटवारी आए थे थोड़े दिन पहले, वहां एक गौशाला उन्होंने बनवाई थी, उसमें एक भी गौ माता नहीं है, और आज तक नहीं है, पूरे लगातार समय हो गया। तो कांग्रेस के लोग जो बातें करते हैं वो बिल्कुल पृथक हैं, और जो काम करते हैं वो बिल्कुल पृथक हैं। और दुर्भाग्य ये है कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो अभी कह रहे थे, मैंने सुना, मुझे बड़ी कष्ट होता है कि गौ माता निराश्रित है। सज्जन जी, गौ माता बिल्कुल निराश्रित नहीं है, हम लोग हैं। भले ही आप इसे हमारा सांप्रदायिक एजेंडा कहें, मगर हम लोग गौ माता के लिए काम कर रहे हैं और साथ हैं। एक बात और कहूंगा कि गौ माता के लिए 512 नई गौशालाएं 2020 के बाद से लेकर आज तक बनाने का काम किया और उन्हें सुचारू करने का काम किया है। दूसरी बात, आप 10 रुपए प्रति गौवंश देते थे, हमने उसे 20 रुपए किया है। तीसरी बात, गौ माता के जो गौशालाएं हैं, जहां गौ माताएं हैं, उनकी वास्तविक संख्या का पता लग सके, इसलिए हमने उन्हें रियल टाइम रिपोर्टिंग करने का व्यवस्था भी की है, जिससे किस गौशाला में कितनी गौ माताएं हैं वो हमें रियल टाइम मालूम हो सके। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसके लिए आज आपकी चर्चा है, कि गौ वंश का संरक्षण एक प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है कि भगवान कृष्ण की गीता का ज्ञान, चूंकि जो ज्ञान पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है, वो ज्ञान लेने के लिए कृष्ण भी कभी मध्य प्रदेश की पावन भूमि में उज्जैन आए थे, और 64 दिन में उन्होंने वह ज्ञान अर्जित किया जिससे पूरी दुनिया में प्रकाश का आलोक फैला। तो मुझे लगता है गौवंश के लिए भी काम करेंगे, गीता के लिए भी काम करेंगे, गंगा के लिए भी करेंगे, गायत्री के लिए भी करेंगे, मध्य प्रदेश के विकास के लिए भी करेंगे, और मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए भी करेंगे। हमें मालूम है कि कब कौन कौन से काम होने हैं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ उंगली उठा पाई है, एक भी काम बता नहीं सकते कि हाँ हमने ये किया था। तो आनंद जी, सज्जन सिंह वर्मा या कांग्रेस के जितने भी तमाम नेता हैं, उन्हें अपनी पार्टी को प्राथमिकता दे देनी चाहिए थी कि क्या करना क्या नहीं करना, क्या पहले करो क्या बाद में करो। यदि गीता भवन बन रहा है, गीता के अध्यायों पे बन रहा है, तो ऐतराज क्यों? गौशालाओं की आपने बात की, उन्होंने बताया कि नीखरा जी जिस गौशाला का संरक्षक हैं वहाँ क्या स्थिति है, एक भी गाय नहीं है। तो आपकी कथनी और करनी में अंतर है। 3000 गौशालाएं बनाने का आपने वादा किया था, दावे किए थे, 15 माह में कितनी बनी और क्या दुर्दशा है? राजेश जी, अभी आपका प्रश्न मेरे से है, आप ही से, सरकार से है या बीजेपी से है? अरे मेरा प्रश्न आप ही से साहब। सरकार किसकी है साहब? मैं तो आपकी सरकार की कह रहा हूँ ना, कि आपकी सरकार जब रही तो प्राथमिकता उनको बता देना चाहिए थी सज्जन सिंह वर्मा को। वो तो कह रहे हैं हम गौशाला पे भी काम कर रहे हैं, हम गीता भवन पे भी काम कर रहे हैं। नहीं, सरकार ने गौशाला के जो काम थे उनमें पूरी प्राथमिकताओं के साथ काम किया है और किया था, तो इसलिए हमारे पास तो आधार है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि पवन यादव या भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने रास्ते से भटक गई है, क्योंकि सरकार का काम धार्मिक भवन बनाना नहीं है। सरकार का काम लोगों को सुविधाएं मुहैया कराना है, पानी की व्यवस्था सुविधा कराना है। मध्य प्रदेश कुपोषण में नंबर 1 है, उससे निकालना है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, उससे निकालना है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार अपना कार्य नहीं करते हुए जो कार्य धार्मिक संस्थाओं को करना चाहिए, जिसके लिए धर्म के लोग, धर्म के मंदिर, धर्म के ट्रस्ट निर्धारित हैं, वो लोग भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार अपने बेसिक कार्य तो कर नहीं पा रही है और अपने मुद्दों से भटकाकर लोगों को धर्म की तरफ ले जा रही है, जो पूर्णतः गलत है। पूरे प्रदेश में पहले पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, रोडों की सुविधा और बेरोजगारी की सुविधा, और सबसे बड़ी प्राथमिक जो गीता का उपदेश है कि लोगों की मानव सेवा करना, उसके लिए हॉस्पिटल व्यवस्थित करना, यहाँ पे स्कूल जितने बंद है उनको चलाना, उनके लिए तो गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट कर्जा ले रही है। और आप गीता भवन की बात कर रहे हैं, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भवन बने हुए हैं, जो धार्मिक परंपराएं आज के भरोसे नहीं चल रही, सरकार के भरोसे सालों से सदियों से चल रही है। हर धर्म का, हर संप्रदाय का अपना एक भवन है जहां वो अपने साधु संतों के रुकने की व्यवस्था, धार्मिक प्रक्रियाओं की व्यवस्था करते हैं, जिन्हें हम धर्मशाला भी बोलते हैं, भवन भी बोलते हैं। तो ये व्यवस्था अपने आप चल रही है। तो जो सरकार का मुख्य कार्य है वो तो सरकार करे। सरकार हर
में भटकाने का काम करती है। तो अभी गाय वंश की तो बात नहीं, अरे मानव सेवा तो आप पूरी कर लो। आप धर्म के रास्ते पे तो पहले धर्म का उपदेश तो समझ लो, और आप गीता, बड़ी बड़ी बातें गीता, रामायण और पुराणों की बात करते हैं। तो आप मानव सेवा करके प्रदेश की जनता को टैक्स से मुक्ति दिलाइए, रोडों की सुविधा मुहैया कराइए, पानी मुहैया कराइए, शिक्षा मुहैया कराइए, स्वास्थ्य मुहैया कराइए। इसमें तो आप फेलियर रहे। 25 साल से आपकी सरकार है और आप 18 महीने की सरकार पे प्रश्न उठाते हैं ब्रजेश जी। तो चलिए जवाब ले लेता हूँ। मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि आपने क्या किया। जब सज्जन सिंह वर्मा उनको ज्ञान दे रहे हैं तो पहले आपकी सरकार थी, आप कर लेते, वो ज्ञान क्यों नहीं दिया उन्होंने वहां? आपने गौशालाएं बनाने की बात की, 3000 की कितनी बनाई, क्या हालात थे? मैं बता देता हूँ, आ रहा हूँ लोया जी। देखिए वो जो कार्य 15 महीने में किया वो हमने किया, पर वही सरकार भारतीय जनता पार्टी ने जो कृत्य मध्य प्रदेश के काला अध्याय लिखा, हमारी सरकार गिराएगी नहीं खरीद के, वो काला काम भी तो किया, वो भी तो बीजेपी बताया। लेकिन धर्म के आप कह रहे धार्मिक काम नहीं है सरकार का, तो आपकी सरकार भी वही काम कर रही थी ना। राम पथ गमन की बात आपकी सरकार कर रही थी। वो पशु आप नहीं राम, देखिए महाकाल लोक का श्रेय आप लेते हैं। महाकाल लोक, देखिए मेरी बात सुनिए आप, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद सरकार अगर करती है तो वो बहुत जरूरी है। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अभी तो पहले से ही कर्जा है, पहले से ही कर्जे में डूबी हुई सरकार है। और जवाब ले लेते हैं। कर्जे में डूबी हुई आपकी सरकार, धार्मिक आयोजन, धार्मिक भवन बनाने का काम धार्मिक संस्थाओं का है, वो कह रहे हैं। आप जो मूल समस्याएं हैं जनता की सेवा करने का, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनसे मुद्दों से भटका रहे हैं लोगों को, बेरोजगारी, पानी, बिजली, सड़क। ब्रजेश जी, मैंने पूरी बातें बड़ी गंभीरता से सुनी है आनंद जैन जी की। मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि आपको ये मालूम है आनंद जी कि ये जो समस्या है गौ माता की, ये कहाँ है, इसका मूल स्रोत कहाँ है? मध्य प्रदेश में कुल भूमि का 2% गौवंश के लिए चरनोई भूमि के नाम से आरक्षित भूमि हुआ करती थी। 1998-99 में आपकी सरकार के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ये पाप किया कि वो 2% जो चरनोई गौवंश की भूमि थी, उस भूमि को समाप्त कर दिया, और जिसके कारण आज गौवंश सड़क पर बैठने के लिए बेवश है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, मैं उनको एक चीज और संज्ञान में डाल दूं कि मध्य प्रदेश की सरकार को अपनी जिम्मेवारियों का एहसास है। जो बिजली, सड़क, पानी, मकान की आप बात कर रहे हैं ना, ये तो आप कभी किसी को दे नहीं पाए। आप इसी मुद्दे पर सरकार में हटे थे 56 वर्ष राज करने के बाद, कि आप लोगों को बिजली, सड़क नहीं दे पाए, पीने का पानी नहीं दे पाए, सिंचाई के लिए सुविधाएं नहीं दे पाए, और इसीलिए तो लोग लगातार 20 वर्ष से हमें चुन रहे हैं। हम आज फिर से कहते हैं आनंद जी कि हम हमेशा हमारा ही दोष मानते हैं, आपका दोष नहीं मानते हैं, क्योंकि आपके पास तो आपने अभी कह दिया कि सरकार के ये काम नहीं है कि वो धार्मिक काम करे, गीता भवन बनवाए। ये जो हज हाउस बनवाने वाले लोग थे, उनसे इसके अलावा आप कोई उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं। आनंद जी, आपकी सरकारों के पास गौवंश के लिए पैसा नहीं था, गीता भवन के लिए पैसा नहीं था, परंतु हज हाउसों के लिए पैसा था। कि किस तरह का शानदार और भव्य हज हाउस आपने भोपाल में बनवाया है कि 5 स्टार होटलें उसके सामने छोटी दिखती हैं। तो आपकी प्राथमिकताएं जो थी, उसी के कारण आपकी विदाई हुई है। हमारी प्राथमिकताएं इस देश की संस्कृति, इस देश के संस्कार, इस प्रदेश का विकास और लोगों का जन कल्याण ये है, और हमें अपनी प्राथमिकताओं का ज्ञान है। ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे आनंद जी से। लेकिन सिर्फ भूमि आवंटित की थी कांग्रेस शासन काल में, बना तो आपके शासन काल में था हज हाउस। नहीं, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, उसकी राशि और भूमि दोनों आवंटित हुई है। मैं फिर से कहता हूं, और मुझे मालूम है हमने तो हज की सब्सिडी खत्म करने का काम किया है। नहीं तो हज सब्सिडी के नाम पर लाखों करोड़ रुपए इस देश में बांट दिए गए। जो लोग आज यहाँ ये कह रहे हैं कि गीता भवन बनाना आम जनता के पैसे का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने हज सब्सिडी और हज हाउस के नाम से क्या किया है? देखिए ये थोड़ा छोटा सा जवाब दे दीजिए आनंद जी, फिर मैं जाऊंगा तिवारी जी के पास। हज हाउस के लिए आपके पास बजट था, लेकिन गीता भवन के लिए नहीं था। भारतीय जनता पार्टी फिर मुद्दों से भटका रही है। मेरा प्रश्न है, कुपोषण में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, उसके बारे में क्या कहना है? बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है, कर्जे में नंबर 1 है। अब आप पलटी खा रहे हैं, प्राथमिक सुविधा आप पलट रहे हैं अपनी बात से आनंद जी। आप ही ने कहा था कर्ज में है, गीता भवन बना रहे हैं। अरे ये समस्याओं पर ध्यान दें, मुद्दों से भटका रहे हैं।
ये हाँ, तो मुद्दे जो बेसिक जनता के बेसिक मुद्दे हैं वो तो पूरे नहीं हो रहे हैं। बराबर है आपकी बात, ये तो बात है प्रदेश जी। क्या कुपोषण में मध्य प्रदेश वो तो कह रहे हैं नहीं आपने है? 56 साल में नहीं किया, ना सड़क दे पाए, ना बिजली दे पाए, ना पानी दे पाए, जब तो ये हालात हो गए। देखिए ये बीजेपी की हमेशा यही ही करते हैं कि हमारे 25 साल की अब आपकी सरकार हो गई, अब आप कब तक 56 साल की बात करेंगे? अरे 25 साल से आपके नहीं तो मुख्यमंत्री बताना तो पड़ेगा ना, तुलना तो करना पड़ेगी ना आनंद जी कि आपके शासन में क्या था, उनके शासन में क्या है, कैसे बताएंगे? अरे तो हमारे इसमें 5,000 करोड़ का खर्चा था, आपके इसमें कितने करोड़ का खर्चा, आप कंपेयर कर लें, मालूम पड़ जाएगा कि कहां खड़ी है बीजेपी सरकार। कर्जा तो उसी मापदंड में है ना, तब आबादी देख लीजिए, तब आमदनी देख लीजिए, तब की परिस्थितियां देख लीजिए। फिर जब आप कहते हैं कि नेहरू के समय में स्कूल बने थे, कॉलेज बने थे, अब जो विकास, देखिए परिस्थितियों के अनुसार हुआ ना। नहीं, मध्य प्रदेश में अभी कितने स्कूल बंद है आपको मालूम है ब्रजेश जी? सरकारी स्कूलों के हालात मैंने पिछले कई डिबेटों में शायद आपके टीवी चैनल पे ही बताई थी कि ये भास्कर की और बड़े बड़े पेपरों की न्यूज है कि स्कूल वर्तमान परिस्थिति में चलने लायक आ रहा हूं नहीं लोया है। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो जब जो स्कूल चलने लायक नहीं है, जिनमें शिक्षक नहीं है, जिनमें सैलरी के पैसे नहीं पहुंच रहे हैं, बालक पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुपोषण में जब हमारी देश की जो जनरेशन पैदा होती है वो मर जाती है। चलिए आप रिपीट कर रहे हैं, मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास, लौट रहा हूं दोनों के पास। तिवारी जी, गीता भवन बनेगा, गीता के अध्यायों पर नामकरण होगा, कांग्रेस को उस पर ऐतराज है, क्या वजह है इसकी? क्या लगता है आपको कि हिंदुत्व की राह पर उस मुद्दे को, उस एजेंडे को ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं मोहन यादव, अपनी छवि को अलग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कांग्रेस उनके गेम में फंसती नजर आ रही है विरोध करके? ब्रजेश जी, जिस तरह से अभी ग्राम योजना का ये अभियान चला है कि हम वहाँ गीता आश्रम बनाएंगे और कई गांवों का अच्छा निर्माण करेंगे, तो मुझे लगता है कि पिछली बार आप देखें तो केंद्र शासन ने सारे सांसदों को भी एक टास्क दिया था कि आपको एक ग्राम गोद में लेना है और उसका सौंदर्यीकरण, उसमें एजुकेशन के आदर्श ग्राम बनाना है। हाँ, इस तरह बाबूलाल गौर ने गोकुल गांव की बात की थी, गोकुल गांव की। तो मुझे लगता है कि योजनाएं तो बनती हैं, इन योजनाओं। तिवारी जी, मुझे लगता है नेट रुक गया उनका। तिवारी जी, भारतीय संस्कृति को आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति के लिए आप एक बेहतर काम। आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही तिवारी जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। शास्त्रों का ज्ञान ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाए, ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाएं। लेकिन मुझे लगता है कि अब सरकार को इसको अगर करना है तो आपको बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा, जिससे लोगों के आस्था पे ठेस न पहुंचे, तरीके से काम हो, लोग वहां बैठे, आप उसकी पूरी व्यवस्था करें। आप एक योजना ठीक है, प्रभावित हो जाती है। मैं आ रहा हूं तिवारी जी, आपके पास लौट कर आता हूं। तो लोया जी, पहले तो उन्होंने यही सवाल उठाया कि योजनाएं तो बहुत बेहतर बनती हैं आपकी, गोकुल गांव भी बना, आदर्श ग्राम भी बना, गो कैबिनेट भी बनी, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। तो योजनाएं बेहतर बनाते हैं आप, लेकिन उस दिन धरातल पर भी उतारेंगे तो लोगों की धर्म की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी। गौ मंत्रालय भी आपका सिर्फ घोषणाओं में रह गया। देखिए ब्रजेश जी, इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि जो हमने सोचा वो 100% धरातल पर नहीं उतरा, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है, उसको हम स्वीकार करते हैं और हमें स्वीकार करने में कोई असुविधा नहीं है। मगर दूसरी बात यह है कि हमारी मंशा पर कोई सवाल नहीं है। तीसरी बात है कि जो हमने लक्ष्य तय किया था उस लक्ष्य से हम पीछे हो सकते हैं, उस लक्ष्य से हम भटके नहीं है। जो गीता भवन की बात हुई है, इसमें एक और चीज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जोड़ी है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, उसकी निजी तौर पर प्रसन्नता हुई कि इनमें जो कक्ष होंगे उनके नाम गीता के जो अध्याय हैं, जिनका सार है, उसके आधार पर रखे जाएंगे। और मुझे लगता है कि आनंद जी को भी इसका समर्थन करना चाहिए कि सांख्य कक्ष हो वहां, कर्म कक्ष हो वहां, ज्ञान कक्ष हो वहां, क्योंकि गीता में जितने भी हैं वहां हमें अलग अलग दर्शनों का आनंद मिलता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं, आनंद जी को आपने सुना ही, वो तो कह रहे हैं कि आप ज्ञान दे रहे हो उनको, अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन खुद भी तो उसकी मानव सेवा जो गीता का सार है उसका अनुसरण कीजिए। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए ब्रजेश जी, हम लोगों को ज्ञान भी दे सकते हैं, लोगों के जीवन स्तर को बदल भी सकते हैं, लोगों को जो शासन से मिलने वाली सुविधाएं वो बिल्कुल निश्चित दे सकते हैं। परंतु एक बात का अनुभव मैंने किया है कि जो आंख और कान बंद कर कर बैठे कांग्रेसी हैं, इनको संतुष्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा हम दुनिया में सब काम करने में सक्षम हैं और हमारी
ललक भी है और अभिलाषा भी है, और यही कारण है कि लगातार और बार बार हम नए नए प्रयोग करते हैं, उनमें सफल होते हैं। कई बार हमें परिवर्तन करना पड़ता है। हम कभी ये दावा नहीं करते कि हम राहुल गांधी की तरह संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, कि हमें संसार का पूरा ज्ञान है। नहीं, हम तो रोज करते हैं। और एक बात और है जो आप और हम सब लगातार कहते हैं, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्र क्या करें जो घुटनों के बल चला करते हैं। तो निश्चित हम गिरते हैं, उससे सीखते हैं और तेज दौड़ने की कोशिश करते हैं। ये हमारे जो लक्ष्य है उनको हम पाकर रहेंगे। तो आनंद जी, वो तो अपना लक्ष्य पाकर रहेंगे, मनसा पर सवाल नहीं है उनकी। हो सकता है कुछ कमी रह जाती है, उसको दूर करते हैं। हाँ, बराबर है। हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी ने कर ही दिया ना, प्रवक्ता महोदय ने कर ही दिया ना, हज हाउस और गीता भवन। तो ये कौन कर रहा है? उनके लक्ष्य में तो वो है, उनके लक्ष्य में तो कामयाब है वो। वही तो बात है ना, भारतीय जनता पार्टी यही तो कर रही है। गीता का जो सार है, गीता का जो ध्याय है, या गीता ने जो सिखाया है कि सर्वधर्म सर्व संप्रदाय और मानव की सेवा करना, उसको भी ये हिंदू मुसलमान में कर रहे हैं। तो वो तो आप पर भी आरोप लगा रहे हैं। वो तो आप पर भी, यदि आप हज हाउस के लिए जमीन दे रहे हैं, भव्य बना रहे हैं, तो ये तो सवाल आप पर भी उठता है। आप कह रहे हैं अल्पसंख्यकों का पहले अधिकार होना चाहिए सरकारी संस्थानों पर, तो आप पर भी सवाल उठता है कि आप भी बंटवारा कर रहे हैं क्या? ब्रजेश जी, इस बारे में अपनी पहले भी कई बार डिबेट में चर्चा हो चुकी है। हमारा ये कहना है, सर्वधर्म सर्व संप्रदाय की पार्टी कांग्रेस पार्टी है, मानव सेवा की पार्टी है, उसमें सब लोगों का ध्यान रखा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ हिंदुओं का ध्यान रखती है, बाकी कम्युनिटीज को छोड़ देती है। तो ये हर जगह हर समय नहीं, कैसे बाकी कम्युनिटी को छोड़ देती है? चलिए, लोया जी बता रहे हैं कैसे कम्युनिटी को, बाकी कम्युनिटी को छोड़ देते हैं आप, वो कह रहे हैं। छोटा सा जवाब दीजिए, इधर उधर मत जाइए, मुझे तिवारी जी के पास जाना। लोया जी जी, वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं, बाकी कम्युनिटी को छोड़ देते हैं आप। बिल्कुल कह रहा हूं कि यदि हिंदी की हिमायत करना भाषावाद है तो हम स्वीकार करते हैं कि हम करते हैं। यदि हिंदुओं का पक्ष लेना संप्रदायवाद है तो हम गर्व के साथ कहते हैं हम पक्षपाती हैं। परंतु एक बात समझना चाहिए, हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं। हम इसमें नहीं कि हज हाउस भी बने और गीता भवन भी बने, परंतु ऐसी सरकारें इस देश में रही जिन्होंने केवल हज हाउस बनवाए, जिन्होंने केवल हज सब्सिडी दी। कभी दी आपने तीर्थ यात्रा पर सब्सिडी? नहीं दी। यही संप्रदायवाद है। ये आपका कौन सा धर्मनिरपेक्षता है? ये झूठी धर्मनिरपेक्षता से पर्दा हट चुका है। हम राष्ट्र के साथ है, राष्ट्र की संस्कृति के साथ है और उस संस्कृति के वाहक लोगों के साथ है। गीता, गंगा, गायत्री और भारत, ये हमारी माताएं हैं, इनका पूजन करना हमारा कर्तव्य। आप जैसे कितने लोग आएंगे और चले जाएंगे, ये अभियान रुकने वाला। तिवारी जी, लाउड स्पीकर पर बैन, खोले में मांस पर प्रतिबंध, और इसके बाद बुलडोजर के बाद अब गीता भवन, श्री कृष्ण पथ, रामगमन पथ तो था ही पहले से भी। एक एजेंडे पर चल रही है सरकार। क्या यही कांग्रेस की एक दिक्कत है, या उसको लग रहा है कि एक वोट बैंक पूरा सत्ता जाएगा तो निश्चित तौर पर उनको दिक्कत होगी, इसलिए हर चीज पर तंज कसते हैं या विरोध करते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी जिस तरीके से चल रही है वो एक संस्कृत की व्यवस्था के लिए पूरे देश में, अगर पूरे प्रदेश में अगर गीता का उपदेश एक जाता है तो मुझे लगता है कि एक ग्रंथ है ये, और सबके लिए बेहतर साबित होगा। चाहे आप बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति चाहता है कि हम भारतीय संस्कृति के भारतीय ज्ञान को परिधान मिले। और लेकिन एक कभी इसमें है, मोहन यादव सरकार को ये चलना चाहिए कि गीता आश्रम आप बना रहे हो, गीताराम बना रहे हो, तो उसमें आचार्यों की नियुक्ति करिए। उपदेश देने वाला कौन होगा? भवन बनाने से, उसकी व्यवस्था रख रखाव से। लेकिन गीता भवन में वो कह रहे हैं उस तरह के धार्मिक आयोजन होंगे, सेमिनार होगा, जो आएंगे संत वहां पे प्रवचन देंगे, गीता के उपदेश देंगे, इस तरह के आयोजन होंगे। और जो छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में होगी, जिले मुख्यालयों पे जो बड़ी होंगी, वहां पे शादी विवाह नहीं होंगे, बाकी जगह आयोजन भी होंगे। तो ये लोगों के लिए हित में है ना तिवारी जी? बिल्कुल ब्रजेश जी, ये हित में है। आप संस्कृत का प्रचार, जिस एक बहुसंख्यक धर्म प्रचार करना, मुझे लगता है किसी सरकार के लिए दृष्टिकोण से गलत नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को भी इसमें मुझे लगता है कि नेगेटिविटी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रंथ तो कांग्रेस भी पढ़ती है, कांग्रेस भी गीता की बात करती है, गीता के ज्ञान की बात करती है, रामायण की बात करती है, अन्य उपदेशों की बात करती है। चलिए, माफी चाहता हूं तिवारी जी, क्योंकि आपको बीच में रोक रहा हूं, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गीता पर गदर नहीं होना चाहिए। यदि गीता भवन बन रहे हैं तो कांग्रेस को भी इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस विपक्ष में है और उसको लगता है कि यदि एक ही एजेंडे पर सरकार चल रही है तो एक वोट बैंक उसका मजबूत हो रहा है, और वो मजबूत हुआ तो मध्य प्रदेश में कहीं बीजेपी की सरकार बरकरार ना रह सके।
इसी वजह से शायद वो तंज कसती है और मुद्दे भी उसके एक तरह से कहा जाए तो सवाल भी वाजिब है कि बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, तब कहीं जाकर मानव सेवा में बेहतर आप आ सकते हैं। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।